बोल रहे? वो भी बताएंगे बताएंगे बताएंगे। आप अभी तो हम शुरू किए हैं, अभी से हड़बड़ाने लगे। आज बाहर जाने में हड़बड़ाइएगा नहीं। मैं सभी लोगों के बातों का उत्तर एक एक करके दूंगा। कहीं सबसे आगे महबूब जी हड़बड़ा जाते हैं कि कहीं राजद के लोग आगे न बढ़ जाएं निकलने में, तो आगे हड़बड़ाइएगा नहीं। हम सिर्फ ये कहते हैं। अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। अध्यक्ष महोदय, आज ही हमने जल संसाधन विभाग की तरफ से मांग पेश की थी और उस पर सदन लगभग पिछले 2.5 घंटे से विमर्श कर रहा है। सबसे तो पहले मैं आभार प्रकट करता हूं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और उन्होंने जरूर ही कुछ काम की बातें भी कही हैं, कुछ कमियों के बारे में इशारा किया है और सही में वो कमियां नहीं हैं, वो लागू होने के क्रम में जो थोड़ा समय लगता है वो सिर्फ उसी के कारण है। कुछ ने आलोचनाएं भी की, लेकिन पता नहीं आलोचना किस बात की थी, हमको समझ में नहीं आया। चलिए, लेकिन हम उनकी व्यवस्था समझ के उसको भी दरकिनार करते हैं। लेकिन हम सबको आश्वस्त करते हैं कि आपने विभाग को सिंचाई के संबंध में या बाढ़ नियंत्रण के संबंध में जो सुझाव दिए हैं उस पर महोदय हम जरूर अमल करेंगे, क्योंकि उससे अगर जनहित सधता है तो आपके सुझाव तो हमारी सहायता करते हैं। हम आपके सुझाव से कोई घबराते या परेशान नहीं होते हैं, उसको हम सहयोग के रूप में लेते हैं। और क्यों क्या बोल रहे? वो भी बताएंगे बताएंगे। आप अभी तो हम शुरू किए हैं, अभी से हड़बड़ाने लगे। आज बाहर जाने में हड़बड़ाइएगा नहीं। महोदय, हम अपनी बात विभाग के बारे में कुछ कहेंगे। हम आपको आश्वस्त कर दिए हैं, जिन्होंने जो बातें भी कही है मेरे पास सब दर्ज है। मैं सभी लोगों के बातों का उत्तर एक एक करके दूंगा। इसीलिए मैंने अनुरोध किया है कि हड़बड़ा के केवल वन अपमैनशिप जो कहते हैं, एक से आगे निकलने की स्पर्धा, कहीं सबसे आगे महबूब जी हड़बड़ा जाते हैं कि कहीं राजद के लोग आगे न बढ़ जाएं निकलने में, तो वो आगे चले जाते हैं। तो आगे हड़बड़ाइएगा नहीं। हम सिर्फ ये कहते हैं, हम सब की बात कहेंगे महोदय। लेकिन हम किसी की बात शुरू करने से पहले आप भी महोदय सुन रहे थे, मीना कामत जी ने, सदस्य जो हैं हमारे दल की, उन्होंने एक कविता पढ़ी थी, सबने सुनी होगी। और उस कविता में जो बातें उन्होंने कही कि उसमें नीतीश कुमार होने का अर्थ क्या होता है, नीतीश कुमार का अर्थ विकास कैसे होता है, नीतीश कुमार का अर्थ तरक्की कैसे होती है, नीतीश कुमार का अर्थ बदलाव कैसे होता है, परिवर्तन कैसे होता है। मैं उसका सारांश यही सुन रहा था बड़े गौर से। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये कविता बनाई और सुनाई, तो जरूर हमने भी उससे कुछ ग्रहण किया है। और जब वो कविता पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि कितने सही बात का वो चित्रण कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जैसा अगर गतिशील और गतिमान नेतृत्व हो तो विभाग के अधिदेश यानी मैंडेट में कैसे परिवर्तन आता है, इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण हमारा जल संसाधन विभाग है महोदय। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जल संसाधन विभाग के कार्य क्षेत्र में जो गतिविधियां आती हैं उसमें शुरू से इसके नाम पर ही गौर कर लीजिए। शुरू में इस विभाग का नाम था नदी घाटी योजना विभाग, मतलब सिर्फ नदियों पर, जिस समय में जो बराज की चर्चा कर रहे थे कि बराज बनाए गए थे, फिर उसे नहर निकाल के सिंचाई किया गया था, उस समय सिर्फ सतही जल को हार्नेस, मैंने उसको बांध के नहरों तक पहुंचाने का काम इस विभाग का था। इसका नाम था नदी घाटी योजना विभाग महोदय। फिर 1960
के दशक में जब हरित क्रांति आई अपने देश में, जब हमने भूगर्भ जल का दोहन करके पानी निकाल के जमीन के अंदर से सिंचाई की व्यवस्था हमने प्रारंभ की, तब फिर मुख्य मुद्दा सिंचाई का जुड़ा। तब इस विभाग का नाम नदी घाटी योजना से बदल के हो गया ये सिंचाई विभाग। और जब सिंचाई विभाग हुआ और जल की उपलब्धता धीरे धीरे घटते जा रही थी, जब जल के प्रति संवेदनशीलता जगाने का अवसर आया, तब इसका नाम हो गया महोदय जल संसाधन विभाग। इस नाम का ही बदलते अर्थ होता है कि जल एक संसाधन है और संसाधन वही होता है जिससे मनुष्य के इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और संसाधन है, लेकिन इस संसाधन की खासियत है कि ये अक्षय है। ये संसाधन अक्षय है, मतलब ये विभिन्न रूपों में परिवर्तित होता है, लेकिन सभी रूपों में मिलाकर इसकी मात्रा स्थिर रहती है। और आप सब जानते हैं कि सतही जल होता है, भूगर्भ जल होता है, खारा पानी होता है। जो जितना पानी पृथ्वी पर उपलब्ध है 75% खारा है, बहुत है। और जो मीठा जल है उसमें भी 66% तो ये ग्लेशियर्स और जो आइस कैप्स जो कहते हैं, ये पोलर रीजन में जो है उसका अंश है। तो इतने पानी हमारे लिए बचता है। और मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन जिस तेज गति से हो रहा था, उसका संज्ञान लेते हुए जो इन्होंने योजनाएं बनाई हैं, जो घटता भूजल स्तर जो है, जो सब लोग कहते हैं कि गर्मी में जमीन के अंदर पानी का स्तर नीचे चला जाता है और फिर बरसात में हमारे यहाँ जल अधिशेष सरप्लस हो जाता है महोदय। तो पहले जो सिंचाई विभाग में हमारा मैंडेट था, 3 ही काम मुख्य था महोदय। एक तो सिंचाई पहुंचाना, चाहे नहरों के माध्यम से हो, चाहे भूजल को निकाल के हो। दूसरा बाढ़ प्रबंधन है। और अभी सुदय जी बोल रहे थे, पता नहीं इनको बाढ़ भी मंगाने में ईर्ष्या क्यों हो रही थी उत्तर बिहार से। भाई उत्तर बिहार के लोग कोई बाढ़ इच्छा से नहीं मंगाते हैं, वो मजबूरी होती है। हमारी भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है महोदय जिसके कारण बाढ़ आती है। तो दूसरा काम था बाढ़ प्रबंधन और तीसरा था महोदय जल निस्सरण। जो ड्रेनेज, जो जल जमाव के क्षेत्र होते थे और जो खेती योग्य जमीन सालों भर पानी के अंदर रह जाती थी, उसमें जल निकासी की व्यवस्था कर खेती का प्रबंधन करना, ये इस विभाग का कार्य था। लेकिन एक गतिशील और संवेदनशील नेतृत्व होने से किसी विभाग के कार्य क्षेत्र में कैसे परिवर्तन आता है महोदय, मैं इसकी चर्चा कर रहा था कि जब मुख्यमंत्री जी ने जलवायु परिवर्तन का संज्ञान लिया था, अभी आनंद शंकर जी बोल रहे थे और संयोग से जिस बैठक की बात महोदय वो कर रहे थे, वो मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर मैं उस समय आप ही के वाले कुर्सी पर विराजमान होता था और हम ही ने सेंट्रल हॉल में एक बैठक बुलाई थी। आप भी उसमें थे। जो पुराने सदस्य हैं, जो पिछले सदन में होंगे, सारे लोग उसमें होंगे। और लगभग 8 से 9 घंटा महोदय लगातार मंथन के बाद जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम परिलक्षित हो रहे थे, उसके आधार पर हम क्या करें, कैसे करें, इसके बारे में सभी सदस्य, हमको याद है महोदय कि लगभग 125 लोगों ने अपने विचार रखे थे और पूरी सरकार वहां उपस्थित थे। मुख्य सचिव से लेकर सारे पदाधिकारी, सारे मंत्रीगण, सब लोग उपस्थित थे। और उससे जो छनकर कार्यक्रम बना था, उसी का नाम जल डैश जीवन डैश हरियाली। और आपने कहा जल डैश जीवन डैश हरियाली के बारे में, वैसे तो उसका पूरा फेरिस्ट है मेरे पास, जो 11 सूत्र हैं उसमें, लेकिन उसको अलग अलग बताने में महोदय वक्त लगेगा।
और उस कार्यक्रम पर भी मैं थोड़ा बाद में आऊंगा उसके बारे में बताने के लिए, लेकिन पहले मैं कुछ और। दुबे जी हमसे पूछ के बोलिए ना, दुबे जी हमसे कहा, दुबे जी अनुमति तो लीजिए बोलने के लिए। अरे आप तो पुराने आदमी हैं, हमारे मित्र हैं, हमसे तो अनुमति ले लीजिए। इस समय तो महोदय हमने किसी की शिकायत नहीं की है, किसी की शिकायत नहीं की है। और अनुमति लेते नहीं देते तब न कहते बात, वो कहते हमसे हम नहीं अनुमति देते तब न कहते आप पहले कैसे कर रहे हैं, बोलिए। और महोदय मुख्यमंत्री जी ने कितनी संवेदनशीलता दिखाई, मैं इसका प्रमाण दे रहा था। सब लोगों को मालूम होगा कि बिहार में भी जैसे पूरे देश में जल के मामले में जो हम लोग सरप्लस थे, मैंने हम लोग को जरूरत से ज्यादा जल हुआ करता था महोदय। आजादी के तुरंत के बाद आंकड़े उपलब्ध हैं, जब प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5000 घन मीटर से अधिक होती थी, और आज घटते घटते हम लगभग 1000 घन मीटर पर महोदय आ गए हैं। और ये स्थिति अब ऐसी हम लोग पहुंच गए हैं बॉर्डर लाइन पर कि अगर हम नहीं चेते अभी, तो हम लोग पहले से ही जो सरप्लस स्थिति में थे वो दबाव माने स्ट्रेस की स्थिति में आ गए हैं। अब अगर नहीं चेते तो 2050 तक, अभी जो हम लोगों के विभाग ने IIT पटना के साथ मिलकर एक सर्वे अध्ययन कराया है, उसमें आया है कि 50 तक अपना बिहार जल संकट से जूझना शुरू हो जाएगा यहाँ। इसलिए ये आवश्यक था, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो 3 मुख्य काम इस विभाग के हमने बताए, उसके साथ 2 काम और उन्होंने शुरू किया। और वो शुरू किया कि बाढ़ के समय का जो अधिशेष माने सरप्लस जल होता है, जो अगर हम नहीं उपयोग करें तो सब पूरे बिहार का पानी जमा होके गंगा नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, और वो खारा पानी हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए इन्होंने योजना बनाई, और ये सिर्फ दूरगामी सोच का व्यक्ति ही कर सकता है कि जिस समय बाढ़ की स्थिति हो, उस पानी को जो हमारे जल संकट वाले क्षेत्र हैं, जलाभाव वाले क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में हम कैसे पहुंचा दें कि वहां पानी की कमी न रहे, चाहे पीने को हो या और दूसरे काम के लिए हो। हम लोगों ने उसके लिए 2 योजना बनाई है महोदय, उसकी भी चर्चा हम अलग से करेंगे, उसमें जो अलग अलग योजना बनाए हैं। और एक तो ये है पानी जो हम लोग अधिशेष पानी को दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं, दूसरे इलाकों में, और दूसरा जो हमने कहा जल जीवन हरियाली कार्यक्रम। और हमको सदन को बताते हुए महोदय प्रसन्नता हो रही है कि पहली दफा इतिहास में इस बार 2024 के जो आंकड़े आए हैं कि हमारे बिहार के जमीन के अंदर जो जल की उपलब्धता है, माने भूजल की जो उपलब्धता है, पहली दफा उसमें बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं, जो आज तक लगातार घट रहा था महोदय। पिछली दफा से 2021-22 से 2024 में हम लोगों का 929 स्क्वायर किलोमीटर भूगर्भ जल का क्षेत्र बढ़ा है। ये महोदय बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान जैसे सफल कार्यक्रम का ही नतीजा हो सकता है। क्योंकि हमारे आनंद शंकर जी जिक्र कर रहे थे, इसके क्रियान्वयन से कितना बड़ा लाभ हुआ है, हम सिर्फ उसकी चर्चा करना चाह रहे थे। नहीं तो अगर हम लोग नहीं चेते, और आप सोचिए कि अगर हम लोग महोदय परंपरागत तरीके से अगर कोई समझदार नेतृत्व नहीं हो तो क्या होता है। वो चर्चा अशोक जी कर रहे थे, जो कैमूर भभुआ की बात कर रहे थे। इसलिए महोदय हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर नेतृत्व या विधायिका संवेदनशील हो, समझदार हो, तो समसामयिक मुद्दों को भी संज्ञान लेते हुए अपने नीतियों कार्यक्रमों में परिवर्तन करता है, जिसका
का उदाहरण और मिसाल हमारा विभाग महोदय पेश कर रहा है। अब जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की बात हो रही थी महोदय, जल डैश जीवन डैश हरियाली का, उसकी उपलब्धि की बात हमने बता दी है महोदय। अब सिंचाई क्षेत्र की बात हम लोग मानते हैं कि यहाँ कुल सिंचन क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की है। मतलब हम लोग अगर पूर्ण सिंचन क्षमता विकसित कर लिए तो 53.53 होगा। उसमें से हम लोग लगभग अभी 38 लाख हेक्टेयर वो सृजित कर चुके हैं और लगातार सृजित हम करते जा रहे हैं। वो सब का वर्षवार आंकड़ा भी है महोदय, उस सब मैं सदन पटल पर रख दूंगा, वो आ जाएगा प्रोसीडिंग में। लेकिन हम लोग लगातार कर रहे हैं और महोदय इसमें हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को कि इस बार भी आपने सुना होगा कि इस बार के बजट भाषण में 25-26 का जो वित्त मंत्री ने संसद में दिया है, उसमें उन्होंने जिसकी चर्चा हमारे माननीय सदस्य कर रहे थे, पश्चिमी नहर जो पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली है, जिससे कि पूरा मिथिला का क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, 50,000 हेक्टेयर से अधिक में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, उसमें उन्होंने सहायता देने का वादा किया है, जिसके लिए मैं बिहार की जनता की तरफ से उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं महोदय। और सिंचन क्षमता की जहां तक बात है महोदय, ये ह्रास भी होता है। नदियां हमारी जो नदियां हैं हमारे यहाँ वो गाद लाती हैं और गाद जब नहर के माध्यम से जाता है महोदय तो नहर में गाद जमता है। गाद जम के अगर तल ऊंचा होता है तो उसकी जल ग्रहण की क्षमता घट जाती है, तो फिर उसका पुनर्स्थापन करना पड़ता है। ये सब अनवरत महोदय चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा भी महोदय हमने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, वो हम आपको इसमें जमा कर देंगे, अपने वक्तव्य में शामिल करा दीजिएगा। मैं अब बाढ़ की चर्चा करना चाहता हूं महोदय। बाढ़ एक ऐसी आपदा है, इसीलिए हमने सुदय जी कहा था जो आप बाढ़ लाने के लिए क्यों परेशान है। जो बचपन से कह दिए कि हम सुनते आए कि उत्तर बिहार में बाढ़े में सारा सिंचाई विभाग चला जाता है। अरे भाई, बाढ़ तो आपदा है, मजबूरी है। और हम पूरे सदन को कहना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी पूर्ण रूप से तो नहीं, पूर्ण रूप से तो विजेंद्र बाबू का इलाका है, लेकिन हम लोग के इलाके में भी बाढ़ आते हैं। बाढ़ पीड़ित का जो दर्द होता है महोदय, वो सिर्फ बाढ़ पीड़ित ही समझ सकता है। वो कहने सुनने की बात नहीं होती है, वो वही लोग समझ सकते हैं। और ऐसे समय में हमारे तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, तो अगर जहां बाढ़ आती है वहां अगर मदद होती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए महोदय, और हम लोग महोदय निदान की बात भी बता, निदान की बात अब निदान बता रहे हैं, खाली गौर से सुनिएगा महोदय। उत्तर बिहार जो बाढ़ का इलाका है, जो कह रहे थे, वहां जिन नदियों से बाढ़ आती है सारी नदियां नेपाल से आती हैं और उन नदियों में गाद के साथ जल प्रवाह बेभयंकर आता है। और इसका अस्थाई निदान समझ लीजिए, अभी तक के वैज्ञानिक खोज के मुताबिक हाई लेवल डैम बनाना है, उच्च स्तरीय डैम रिजर्वायर का निर्माण ही जो है इसका महोदय अस्थाई निदान है। और इस पर काम बहुत पहले से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि रिजर्वायर, आप लोग अगर नदी के इलाके से आते हैं तो रिजर्वायर हमेशा नदी के अपर स्ट्रीम में बनता है, मतलब ऊंचे इलाके में बनता है। तो इन नदियों पर बाढ़ जो लाती हैं, अगर रिजर्वायर बनना है, जलाशय बनना है, तो वो नेपाल क्षेत्र में ही बन सकता है। और नेपाल जहां जलाशय बनता है वहां पर डूब क्षेत्र होता है, जो
सबमर्जिंग एरिया जो होता है तो वो नेपाल का होता है, वहां प्रतिरोध होता है, वो बनने नहीं देते हैं। महोदय हमारे यहाँ तीनों चारों नदियां जो हैं उस पर कहां पर रिजर्वायर बनाना है वो भी चिन्हित किया जा चुका है महोदय। जो बागमती में नूनथोर इलाका नेपाल में है, कमला में चीसा पानी और कोसी में वराह क्षेत्र जो है, तीनों नदियों में इन 3 स्थलों पर जो रिजर्वायर बनना है ये चिन्हित किया जा चुका है। भारत सरकार, नेपाल सरकार और बिहार सरकार, हम लोगों ने बैठ के, हम लोगों ने नहीं मतलब हमारे जो प्रेडिसेसर्स थे पहले के, एक जेपीओ भी बना था, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस, ये विराटनगर में उसका ऑफिस बना था। लेकिन तीनों भारत सरकार, नेपाल सरकार और बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के लाख यत्न के बावजूद उसमें कोई प्रगति अभी तक नहीं हो पाई है। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूं फिर से एक बार भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन जी को कि संसद में पहली बार उन्होंने पिछले बजट के समय में ओपनली इस बात को एक्सेप्ट किया कि बिहार में बाढ़ दूसरे माने देश से आती है और बिहार इतना लाचार है कि चाह के भी कोई उसका उपाय नहीं कर पाता है, इसलिए हम बिहार को विशेष मदद करेंगे। और उन्होंने 11,500 करोड़ का महोदय, 11,500 करोड़ का उन्होंने वो पैकेज दिया है। हो सकता है महोदय शांति बना लगे अभी महोदय, अभी हमने जो कहा कि कैसे भारत सरकार विशेष मदद कर रही है, विशेष पैकेज दे रही है, ये सुन के इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो, स्वाभाविक है, ये कैसे अच्छा लगेगा। और महोदय और एक अभी सब लोग की बात पे आ रहे हैं, सब महोदय, हम बाढ़ के संबंध में भी कहना चाहते हैं। बैठिए अपना, बैठिए जारी रखिए महोदय। अच्छा 2024 की बात महोदय, हमारे साथी रामविलास कामत जी चर्चा कर रहे थे। 2024 के बाढ़ का अनुभव ही कुछ और था महोदय, हर बार से अलग। 24 में जो बाढ़ आई वो किसी के अनुमान से बाहर थी। और आप सब जानते हैं कि नेपाल के जिस हिस्से में बारिश होती थी उसी हिसाब से बिहार के नदियों में बाढ़ आती थी। अगर उसके पश्चिमी इलाके में वर्षा होती थी तो महोदय सिर्फ घाघरा गंडक में बाढ़ आती थी। अगर नेपाल के मध्य क्षेत्र में वर्षा होती थी तो कमला नदी में और बागमती में बाढ़ आती थी। अगर पूर्वी नेपाल में बारिश होती थी तो कोसी महानंदा में पानी आता था, बाढ़ आती थी। लेकिन नेपाल के इतिहास में भी पहली दफा 2024 का वर्ष रहा कि पूरे नेपाल के क्षेत्र में पश्चिम से लेके पूरब तक लगातार जो उसका वार्षिक औसत है लगभग 200 मिलीमीटर के आसपास वर्षा, वो सिर्फ 27 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में पूरे नेपाल में इतनी बारिश हुई कि बिहार के सभी नदियों में एक साथ बाढ़ आ गई। और पहली दफा महोदय ये हम लोगों को अनुभव हुआ कि जो तटबंध की ऊंचाई और मजबूती हम लोगों ने अभी तक के बाढ़ के हिसाब से दी थी वो अब काफी नहीं है, वो नाकाफी है। और हम लोगों ने तीनों चारों नदियों पर बागमती, कोसी, कमला, इन सारे गंडक, इन सब नदियों पर जो तटबंध है उसके सुदृढ़ीकरण के लिए, उसके चौड़ीकरण के लिए, उसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए हम लोगों ने अलग से योजना बना के केंद्र सरकार को मदद के लिए भेजा है। और केंद्र सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि वो लोग इसमें मदद करने को उत्सुक हैं। और महोदय अगर वो काम हम लोग कर पाए
क्योंकि दो चीज महोदय लगातार हो रहे हैं। एक तो बारिश हमने कहा, दूसरी बात जो कह रहे थे हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि शायद आपने नदियों को गौर से नहीं देखा है। आज अभी जब कम पानी का समय आवे तो नदियों को जरा गौर से देखिए। आप गांधी सेतु पे चले जाइए, गंगा नदी पर बीच पुल में जहां नदी का मध्य है महोदय, जहां पर सामान्य रूप से नदी को सबसे गहरी होनी चाहिए, किसी भी नदी की अधिकतम गहराई तो उसके मध्य में होती है। आप मध्य में चले जाइए, जेपी सेतु पर चले जाइए या कोइलवर पुल पर चले जाइए, जहां गंडक, सोन या गंगा नदी की जो अधिकतम गहराई वाला हिस्सा हुआ करता था महोदय, आप जाके देखिए कि वहां उथला है, वो बीच में ही ऊंचा है। और सब जगह देखिएगा कि नदी की धारा किसी किनारे होके बह रही है। महोदय, ये सिर्फ गाद के कारण होता है। जब गाद लगातार जमा होते रहता है और गाद जमा होते होते शोल मतलब वो उसका टीला बन जाता है, और टीला बन जाता है तो वो नदी का प्रवाह जो केंद्रीकृत प्रवाह होता है, सेंट्रल फ्लो होता है, उसको वो डिफ्लेक्ट घुमा के किनारे के तरफ कर देता है महोदय। इसलिए और मुझे ये आप लोगों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एक राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने के लिए भी पूरे देश में सबसे पहली आवाज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के जल संसाधन विभाग ने उठाया था महोदय। संयोग से मुख्यमंत्री जी ने उसी समय हमको उस समय भी इस विभाग का जिम्मा दिया था। और महोदय, इनका वाला बात अभी कहेंगे, लेकिन सबसे अंत में कहेंगे, जब तक कि बात ही बोलने वाले हैं, बैठ जाइए। हम आपकी बात सबसे अंत में कहेंगे जो आपको सुनना पड़ेगा महोदय। इसलिए मैं कह रहा था कि गाद प्रबंधन नीति भी बनाने की बात, क्योंकि सब लोग मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर उस समय जो भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री थे, उनको हमने आमंत्रण देके अपने बिहार राज्य सरकार के प्लेन से उनको साथ लेके गंगा नदी का पूरा विस्तार जो स्ट्रेच बिहार में लगभग 445 किलोमीटर है, वो पूरा उनको हमने दिखाया था। और हमने दिखाया था जो गाद की स्थिति देखिए, नदियां अगर मर रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ गाद के कारण। आज आप जिस नदी की बात कर रहे थे उस नदी को आपने देखा है महोदय? नदी को ये देखते नहीं है, ये नदी को देखते नहीं है, सिर्फ बात करते हैं, केवल किनारा देखते हैं। महोदय बैठ जाइए, बैठ जाइए महोदय। अभी बहुत बात है, कहिए ना स्थिर रहने की महोदय। बैठ जाइए, मौका दिया तो बैठिए। और अख्तरुल ईमान जी ने जो कहा है महोदय, चाहे वो सिकरहना की बात कह रहे थे महोदय, सिकरहना की बात कह रहे थे और बात की बात कह रहे थे, जो बात कह रहे हैं कि पहले छोड़ दी गई थी, स्कीम को छोड़ दिया गया, लेकिन जमीन जो अधिग्रहित हुआ था उसका मुआवजा सारे लोगों ने ले लिया है। अब जमीन का मुआवजा लेके बांध नहीं बनने देना चाह रहे हैं। आज के डेट में वो बांध नहीं बनने देना चाह रहे हैं महोदय। इसलिए दूसरी बात जो हम कह रहे थे महोदय कि ये जो जल दूसरे इलाकों में सरकार का उत्तर सुनिए, पहुंचाने का मामला है। बीच में से कही गई कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अपने स्थान पे जाइए। आप जाके बैठिए, आप बैठिए, आपकी बात करते हैं, आप जाके बैठिए। बैठ जाइए, कहेंगे आप आपकी बात, बैठ जाइए। आप बैठिए। अरे बैठिएगा तब तक कहेंगे। बीच में से बेल में से कही गई कोई बात नहीं सुनी जाएगी। महोदय, महानंदा या सिकरहना, सुनिए ना, आपकी जिन जिन बिंदुओं पर आपत्ति है आप दीजिए, सरकार उसका संज्ञान लेगी। लेकिन महोदय, ये बस्ता समेट के भागने के मूड में रहते हैं, ये बस्ता समेट के। अरे बैठिए ना, संज्ञान लेते हैं।
इसलिए महोदय छोड़िए अब इन लोगों अपनी बात को, कहिए। हम अपनी बात करते हैं कि पहली दफा जो हमने कहा कि जहां अधिशेष जल है उसको पहुंचाने के लिए, और हमारे आनंद शंकर जी कह रहे थे औरंगाबाद की बात, नॉर्थ कोयल परियोजना की बात, तो ये हम लोगों ने वो समझिए कि सिर्फ जहां उन्हीं का शासन है, झारखंड सरकार के असहयोग के कारण हम लोग आज तक नहीं कर पा रहे हैं महोदय। वो कह रहे थे खुद, जो पूरा रिजर्वायर बना हुआ है और उसमें एक गेट लगाना है, और रिजर्वायर में गेट वहां कुटकू डैम में नहीं लगाने देता है, इनका शासन है, ये अपनी सरकार से नहीं कहते हैं महोदय। इसलिए हम इनसे भी आग्रह करते हैं कि जरा अगर उत्तर कोयल परियोजना, अरे अगर क्या हुआ, आपको भी जाना है? ठीक है महोदय, आनंद शंकर जी बोल के जा रहे हैं, इन्हीं की बात हम कर रहे थे कि औरंगाबाद की चर्चा कर रहे थे, जो औरंगाबाद के लिए कुछ नहीं है महोदय। औरंगाबाद के लिए तो पीने के पानी के लिए सोन नदी का पानी शुद्ध करके हम लोग वहां औरंगाबाद की तरफ सब जगह पानी पहुंचा रहे हैं महोदय। आपने देखा कि कैसे गंगा के सरप्लस वाटर को यहां से निकाल के मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच के तहत हम लोगों ने गया, बोध गया, राजगीर, नवादा पहुंचाया है, और दूसरे फेज में अब हम लोग राजगीर पहुंचाने वाले हैं। सोन नदी का पानी निकाल के औरंगाबाद की बात कर रहे थे, हम लोग वहां पहुंचा रहे हैं महोदय। इसी तरीके से हर जगह हम लोग जो अधिशेष पानी है उसको बर्बाद होने से बचाने के लिए हम उसका उपयोग कराते हैं, जो जलाभाव वाला क्षेत्र है महोदय। और इसी तरीके से अन्य योजनाओं पर भी महोदय हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। एक नदी जोड़ योजना जिसमें सबसे ऊंची जगह पर कोसी मेची जोड़ योजना है। हमारे विजेंद्र बाबू भी लगातार उसके लिए प्रयासरत रहते हैं महोदय। उस योजना से समझिए लाखों एकड़ में सिंचाई सुविधा जोरदार ढंग से उपलब्ध हो जाएगी। उसी तरीके से हम लोगों ने बूढ़ी गंडक बागमती की जोड़ योजना, जो बेलवाधार शांतिधार योजना है, उसको भी हम लोग करा रहे हैं। फिर उसी तरीके से अकाली नाला छारी वाली योजना है गंडक में, उसको भी हम लोग नदी जोड़ योजना कर रहे हैं। और इससे भी अलग जो हम मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे थे महोदय, नदियों का महत्व हमारे भारतीय संस्कृति में शुरू से जबरदस्त रहा है। आप देखे हैं महोदय कि लोग नदियों को माँ के रूप में देखते हैं, गंगा मैया, जमुना मैया सब लोग कहते हैं। तो नदी संस्कृति के विकास के लिए भी जल संसाधन विभाग काम कर रहा है, क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति ही नदियों से जुड़ी हुई रहती है, पूरी की पूरी सभ्यता। आप याद है महोदय, हम लोग का इतिहास गवाह है कि सबसे पहले लिखित इतिहास अगर भारत का उपलब्ध है तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, वो सिंधु नदी ही है। सभ्यताएं नदी की पहचान सभ्यता, और सभ्यता की पहचान नदियां हुआ करती है। इसलिए हम लोग तो अपने संस्कृति, भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी नदियों की पूजा करते हैं। और नदी संस्कृति के विकास के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ सिमरिया और सुल्तानगंज में जो महोदय योजनाएं की हैं कि उसके किनारों को विकसित करके नदियों को आज की सभ्यता संस्कृति में लोगों को फिर से नदी के महत्व को समझाने के लिए, आकर्षित करने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं महोदय, उससे नदी संस्कृति का भी विकास होगा। लोग नदियों का महत्व समझेंगे, और अगर नदियों का महत्व और पानी ठीक है महोदय। तो अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ की, और बाकी महोदय हमारा भाषण ये इसमें लगा हुआ है,
इसको इसका पाठ बनवा दीजिएगा। और मैं अनुरोध करता हूं माननीय सदस्य से कि अपना, हालांकि कटौती तो उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने दिया है दूसरा प्रस्ताव दिया है, मितव्ययिता का प्रस्ताव दिया है, तो मितव्ययिता का प्रस्ताव ही अपना वापस ले लें इस अनुरोध के साथ, और हमारे मूल प्रस्ताव को सदन सर्वसम्मति से पारित करे, इसी अनुरोध के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।